वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे लेखा परीक्षा और वित्तीय प्रबंधक से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यह भाग 1 और भाग 2 के द्वारा मैं लेके आया हूं। पहला भाग में लेखा परीक्षा ऑडिटिंग से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह है वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता पर राय व्यक्त करना। हमारा अगला प्रश्न है, वाउचिंग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है लेन देन के दस्तावेज साक्ष्य की जांच से है। हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति किया जाता है कंपनी के प्रबंधक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षा कार्य पत्र किसकी संपत्ति होते हैं? तो यह होता है लेखा परीक्षक की। हमारा अगला प्रश्न है, एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों पर कोई आपत्ति नहीं जताता है तो जारी की गई रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अमात्यादित स्वच्छ रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्तियों के अस्तित्व, स्वामित्व और मूल्य के सत्यापन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सत्यापन, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, दो वार्षिक आम बैठकों के बीच की अवधि में की जाने वाली लेखा परीक्षा को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है अंतरिम लेखा परीक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक जांच किसका हिस्सा है? तो यह हिस्सा है आंतरिक नियंत्रण का। हमारा अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षा का सार क्या है? तो इसका सार है वाउचिंग। हमारा अगला प्रश्न है, टीमिंग एंड लीडिंग किस प्रकार की धोखाधड़ी का एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण है नकदी का गबन का। हमारा अगला प्रश्न है, लागत लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लागत रिकॉर्ड की सटीकता की जांच करना। हमारा अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षा नोटबुक किसके द्वारा रखी जाती है? तो यह रखी जाती है लेखा परीक्षा स्टाफ द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लेखा मानक और लेखा परीक्षा मानक में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के नियम हैं, जबकि लेखा परीक्षा मानक उन विवरणों की जांच के नियम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती लेखा परीक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है लेन देन के साथ साथ लगातार चलने वाली लेखा परीक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला पार्ट है वित्तीय प्रबंधन से, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न। वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है संपत्ति को अधिकतम करना। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी क्या है? तो कार्यशील पूंजी जो है यह है चालू संपत्ति माइनस चालू देनदारियां। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वित्त का एक दीर्घकालीन स्रोत है? तो यह है ऋण पत्र। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श चालू अनुपात क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है 2:1 का। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण इक्विटी अनुपात क्या मापता है? तो यह मापता है फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी बजटन का संबंध किससे है? तो यह संबंध है दीर्घकालीन निवेश निर्णयों से। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पूंजी बजटन तकनीक धन के समय मूल्य पर विचार नहीं करती? तो यह है भुगतान वापसी अवधि। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी की लागत क्या है? तो पूंजी की लागत है धन प्राप्त करने के लिए फर्म द्वारा चुकाई जाने वाली न्यूनतम अपेक्षित वापसी दर। हमारा अगला प्रश्न है, EBIT का पूरा नाम क्या है?
तो इसका पूरा नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज और कर से पहले की कमाई। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक आदेश मात्रा तकनीकी का उपयोग किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है स्टॉक बटा इक्विटी के लिए, यानी इन्वेंट्री के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक मास्टर बजट क्या है? तो यह है सभी कार्यात्मक बजटों का सारांश। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय उत्तोलकों मापता है, क्या मापता है? तो यह मापता है प्रति शेयर आय पर EBIT में परिवर्तन का प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है, तरलता का सबसे कठोर माप कौन सा है? तो यह है निरपेक्ष तरल अनुपात। हमारा अगला प्रश्न है, यदि NPV शुद्ध वर्तमान मूल्य 0 से अधिक है तो परियोजना को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हर बार बजट को शून्य से शुरू करना और हर खर्च को सही ठहराना। हमारा अगला प्रश्न है, त्वरित अनुपात की गणना करते समय चालू संपत्तियां में से किसे घटाया जाता है? तो यह घटाया जाता है स्टॉक और प्रीपेड व्यय को। हमारा अगला प्रश्न है, एक फर्म की इष्टतम पूंजी संरचना वह है जो फर्म के मूल्य को अधिकतम करती है और पूंजी की लागत को न्यूनतम। हमारा अगला प्रश्न है, धन का समय मूल्य का सिद्धांत यह बताता है कि आज प्राप्त 1 रुपया भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान है। हमारा अगला प्रश्न है, सकल लाभ अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो यह किया जाता है सकल लाभ बटा में शुद्ध बिक्री इंटू 100, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? तो शेयर जारी करना यह कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा होगा और एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएं ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएं आप सही करके आएँ। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।